नमस्कार साथियों, साहित्यविद KPS पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास कपाल कुंडला का 9वां भाग। किसी लेखक ने कहा है, मनुष्य का जीवन काव्य विशेष है। कपाल कुंडला के जीवन काव्य का एक सर्ग समाप्त हुआ। इसके बाद नवकुमार ने मेदिनीपुर पहुंचकर अधिकारी द्वारा दिए गए धन के बल से कपाल कुंडला के लिए एक दासी, एक रक्षक और एक पालकी वाहक नियुक्त कर दिए। उसे पालकी पर चढ़ाकर आगे भेजा। पैसे अधिक न होने के कारण वे स्वयं पैदल चले। नवकुमार एक दिन पहले के परिश्रम से थके हुए थे। दोपहर के भोजन के बाद पालकी ढोने वाले कार उन्हें पीछे छोड़ बहुत आगे निकल गए। क्रम से संध्या हुई। शीतकाल के विरल बादलों से आकाश भरा हुआ था। संध्या भी बीती। पृथ्वी ने अंधकार वस्त्र से अपने को ढक लिया। कुछ बूंदाबांदी भी होने लगी। नवकुमार कपाल कुंडला के साथ एकत्र होने के लिए व्यग्र होने लगे। उन्होंने मन में सोचा था कि आगे की सराय में मुलाकात होगी, लेकिन पालकी वहाँ भी न थी। रात कोई 9 बजे का समय हो आया। नवकुमार तेजी से पैर बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। एकाएक कोई बड़ी चीज़ उनके पैर के नीचे आई और ठोकर लगी। पैर की ठोकर से वह वस्तु कड़कड़ा कर टूटी। नवकुमार खड़े हो गए। फिर पैर बढ़ाया, लेकिन फिर ऐसा ही हुआ। पैर से लगने वाली चीज़ को हाथ से उठाकर देखा। वह टूटा हुआ तख्ता था। आकाश के बादलों से घिरे हुए रहने पर भी प्राय ऐसा अंधकार नहीं रहता कि कोई वस्तु दिखाई ना पड़े। सामने कोई बहुत बड़ी चीज़ पड़ी थी। नवकुमार ने गौर से देखकर जान लिया कि वह टूटी हुई पालकी है। पालकी देखते ही नवकुमार का हृदय कांप उठा और कपाल कुंडला की विषद की आशंका हुई। पालकी की तरफ आगे बढ़ने पर किसी कोमल वस्तु से उसका पैर छुआ। यह स्पर्श कोमल, मनुष्य जैसा जान पड़ा। तुरंत बैठकर हाथ से टटोलकर देखा कि मनुष्य शरीर ही था, लेकिन साथ ही कोई द्रव्य पदार्थ भी हाथ से लगा। मनुष्य शरीर, लेकिन बर्फ जैसा ठंडा। नाड़ी देखी, वो भी ना चलती थी। क्या ये मृत है? विशेष मन लगाकर देखा, श्वास प्रश्वास का शब्द सुनाई पड़ रहा था। श्वास है तो नाड़ी क्यों नहीं चलती? क्या ये रोगी है? नाक पर हाथ रखकर देखा, श्वास बिल्कुल न जान पड़ी। फिर ये शब्द कैसा है? शायद कोई जीवित व्यक्ति भी यहाँ है। यह सोचकर उन्होंने पूछा, कोई यहाँ जिंदा है? धीमे स्वर में उत्तर मिला, है। नवकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, तुम कौन हो? नवकुमार को यह स्वर स्त्री के जैसा जान पड़ा। व्यग्र होकर उसने पूछा, क्या कपाल कुंडला है? स्त्री ने कहा, कपाल कुंडला कौन है? मैं नहीं जानती। मैं पथिक हूँ, अवश्य ही डाकुओं के दौरान कुंडला हुई हूँ। व्यंग सुनकर नवकुमार कुछ प्रसन्न हुए। पूछा, क्या हुआ है? उत्तर देने वाली ने कहा, डाकुओं ने मेरी पालकी तोड़ दी, मेरे एक रक्षक को मार डाला, बाकी सब भाग गए और डाकुओं ने मेरे अंग के सारे गहने लेकर मुझे पालकी से बांध दिया। नवकुमार ने अंधकार में ही जाकर देखा कि वस्तुतः एक स्त्री पालकी में कसकर कपड़े से बंधी है। नवकुमार ने शीघ्रतापूर्वक उसके बंधन खोलकर पूछा, क्या तुम उठ सकोगी? स्त्री ने जवाब दिया, मेरे पैर में लाठी की चोट लगी है, पैर में दर्द है, फिर भी जरा सहायता मिलते ही उठ खड़ी होंगी। नवकुमार ने हाथ बढ़ा दिया। रमणी उसकी सहायता से उठी। नवकुमार ने पूछा, क्या चल सकोगी? इस प्रश्न का कोई जवाब न देकर रमणी ने पूछा, आपके पीछे क्या कोई पथिक आ रहा था? नवकुमार ने कहा, नहीं। स्त्री ने फिर पूछा, यहाँ से चट्टी कितनी दूर है? नवकुमार ने उत्तर दिया, कितनी दूर है यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जान पड़ता कि निकट ही है। स्त्री ने कहा, अंधेरी रात में अकेली जंगल में बैठकर क्या करूँगी? आपके साथ अगली मंजिल तक चलना ही उचित है, शायद कोई सहारा पाने पर चल सकूँगी। नवकुमार ने कहा, विपद काल में संकोच करना मूर्खता है, मेरे कंधे का सहारा लेकर चलो। स्त्री भी मूर्ख का कार्य न किया। नवकुमार के कंधे का सहारा लेकर वह चली। सचमुच चट्टी करीब ही थी। उन दिनों में चट्टी के करीब भी ऐसे दुष्कांड हुआ करते थे। इसमें डाकू कोई संकोच न करते थे। थोड़ी ही देर बाद नवकुमार उस स्त्री को साथ लेकर चट्टी में जा पहुंचे। नवकुमार ने देखा कि इस चट्टी में कपाल कुंडला भी पहुंच चुकी है। उनकी दासियों ने उसके लिए एक कमरा ले रखा है।
नवकुमार ने अपने साथ ही आई इस स्त्री के लिए अपने बगल की कोठरी ठीक कर उसे उसी में बैठाया। आज्ञानुसार घर की मालकिन एक दिया उस कमरे में रख गई। दिए के प्रकाश में अब नवकुमार ने देखा कि वह रमणी असाधारण सुंदरी है। रूप राशि रंग में उसके यौवन की शोभा श्रावण मास की भरी हुई नदी की तरह उछल पड़ती है। यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। आशा है पसंद आया होगा। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।